नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल यशवंत और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है थेरी आईएएस में। पिछले कुछ दिनों से आपसे रूबरू होने का मौका कम ही मिला है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आज के बाद कि आपसे एक लगातार अंतराल पर बात करता रहूं और जैसे जैसे प्रीलिम्स पास आती रहेगी वैसे वैसे हमारी फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाएगी। यूपीएससी जैसे आप सभी को पता है, प्रीलिम्स में फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस पूछती है और ये क्वेश्चंस 2 से 3 होते हैं। कितने होते हैं? 2 से 3 सवाल होते हैं और इसके लिए हमें 4 से 6 अंकों के लिए ये सवाल होते हैं और इसे हम छोड़ नहीं सकते। लेकिन दिक्कत यह है कि मेन स्ट्रीम बुक्स में इनका जवाब हमें नहीं मिलता। जैसे कि हम इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं तो उसमें इन सवालों का जवाब नहीं मिलता। बच्चों की क्यूरीज आ रही थी कि क्या सर इसके लिए कोई अलग से किताब पढ़नी चाहिए, कोई अच्छी किताब सजेस्ट कीजिए। लेकिन यह क्षेत्र ऐसा है कि इसके लिए हम बच्चों को किसी किताब में भी नहीं बता सकते कि आप जाओ और यह किताब पढ़ लो। लेकिन यह समस्या मैंने आपके लिए हल कर दी है। राजनीति विज्ञान तथा इंडियन पॉलिटी का टीचर होने के नाते मैंने ये अपनी जिम्मेदारी समझी कि ये सवाल आपके हल कर दूँ। तो इन डेप्थ उन क्वेश्चंस की तरफ अगर हम यूपीएससी की देखें तो गिनी चुनी अवधारणाओं के इर्द गिर्द वो क्वेश्चंस घूम रहे हैं। जैसे कि संविधानवाद पर लगभग हर साल सवाल आ रहा है, स्वतंत्रता पर सवाल आ रहा है, अधिकार पर सवाल आ रहा है और समानता पर सवाल आ रहा है। ये 4 अवधारणाएं ऐसी हैं, इन 4 में से किन्हीं 2 अवधारणाओं पर या 3 अवधारणाओं पर यूपीएससी हर साल सवाल पूछ रहा है। संविधानवाद पर एक वीडियो बनाया था। इस लेक्चर में हम अधिकार तथा स्वतंत्रताओं को देखेंगे और आने वाले लेक्चर में हम समानता का अध्ययन करेंगे और आपकी यह जो समस्या है वह हल हो जाएगी कि फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस कैसे आते हैं। एक तो देखिए, ये 4 अवधारणाएं पूछ रहे हैं और इन 4 अवधारणाओं पर बहुत ही बेसिक सवाल पूछ रही है यूपीएससी, इसलिए आपको बेसिक ही स्टडी करनी है। मैं आपको यहाँ अवधारणाएं बेसिक में ही बता रहा हूँ। यह सवाल प्रीलिम्स में जो फिलोसॉफिकल सवाल पूछे जा रहे हैं उसके लिए आप इससे पहले वाला वीडियो L5, यह वीडियो L6 और इसके बाद में जब हम समानता का वीडियो बनाएंगे वो रहेगा L7 का। फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस का प्रॉब्लम इसके बाद सॉल्व हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है आपके लिए। तो मैंने आज तक के यूपीएससी द्वारा पूछे गए सवाल भी आपके लिए लगा रखे हैं और पूरी जानकारी भी आपको जितनी ज़रूरी है उतनी इन वीडियो में दी हुई है। तो देखते हैं अधिकार और स्वतंत्रता। आप यहाँ पे मेरे बारे में पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अधिकार के बारे में। अधिकार क्या है? अधिकार का अर्थ क्या है और अधिकार तथा कर्तव्य के बीच क्या संबंध है, इसी एंगल से आज तक सवाल पूछे गए हैं। देखिए, लास्की नाम का एक बहुत ही प्रभावशाली विचारक राजनीति विज्ञान में हो चुका है। 20वीं शताब्दी में उसने जो अधिकारों के संदर्भ में विचार प्रस्तुत किए हैं, अधिकार और समानता के बारे में जो विचार प्रस्तुत किए हैं, उससे एक नई अवधारणा का जन्म हुआ है, कल्याणकारी राज्य। तो कल्याणकारी राज्य के लिए यह अवधारणाएं बहुत जरूरी है। यह पहली बात आप समझ लीजिए। कल्याणकारी राज्य कहाँ से बनता है? स्वतंत्रता, समानता तथा अधिकार, इनमें जो सहसंबंध स्थापित किए जाते हैं उनसे कल्याणकारी राज्य का स्वरूप निर्धारित होता है। और इसीलिए इसी आधार पर लास्की ने जो अधिकारों की व्याख्या की है वह बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाती है। लास्की का कहना है, अधिकार सामाजिक जीवन की वह परिस्थितियां हैं जिनके बिना कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता। इसका मतलब अधिकार की कुछ विशेषताएं हैं। अधिकार बहुत जरूरी है, किस लिए? अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए, अपने व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए। और यह व्यक्ति को सक्षम बनाते हैं। व्यक्ति को क्या करते हैं? सक्षम बनाते हैं। जब हम महिला सक्षमीकरण की बात करते हैं या पिछड़े वर्गों के सक्षमीकरण की बात करते हैं, तब हम वास्तव में उनके अधिकारों की बात कर रहे होते हैं। अधिकारों व्यक्ति की गरिमा को स्वीकार करता है। व्यक्ति की गरिमा को अगर स्वीकार करेंगे तो हम उन्हें अधिकार देंगे। अगर उनकी गरिमा का स्वीकार नहीं करेंगे
तो उन्हें अधिकार नहीं दिए जाएंगे। और ऐसा इतिहास में हो भी चुका है। लेकिन आज हम जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को मानते हैं, तो हम जब हम व्यक्ति के अधिकारों को एक मानव अधिकारों के रूप में देखते हैं, तब हम प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण मानते हैं और उन्हें अधिकार देते हैं। तो आज के समय में यह 3 बातें आपको अधिकारों के संदर्भ में ध्यान में रखनी है। अधिकारों के बहुत तरह से हम अधिकारों की तरफ देखते हैं। जैसे कि हम अधिकारों को प्राकृतिक रूप में देखते हैं, जिन्हें प्राकृतिक अधिकार कहते हैं, कानूनी रूप में देखते हैं, संवैधानिक रूप में देखते हैं, मूल अधिकारों के रूप में देखते हैं। इतना ही नहीं, हम अधिकारों को मानव अधिकारों के रूप में भी देखते हैं। अधिकारों की 2 पीढ़ियां आपको मालूम होनी चाहिए। अधिकारों की 2 पीढ़ियां मालूम होनी चाहिए। और ये 2 पीढ़ियां क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि शीत युद्ध में हमने इसी आधार पर मानवता को लड़ते हुए देखा है। तो अधिकारों की 2 पीढ़ियां हैं। वह पीढ़ियां कौन सी है? एक तो है पहली पीढ़ी के अधिकार जिन्हें माना जाता है वे नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार, और दूसरी पीढ़ी के अधिकारों को माना जाता है सामाजिक एवं आर्थिक अधिकार। यह बात आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि इस पर भी एक सिंपल सा सवाल यूपीएससी हो सकता है भविष्य में बना दे कि अधिकारों की पीढ़ियों से मतलब क्या है। कि नागरिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार। नागरिक अधिकारों का मतलब है भाषण की स्वतंत्रता, भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास एवं श्रद्धा की स्वतंत्रता। ओके, तो यह हो गए हमारे जो आर्टिकल 19 में दिए हुए हैं, वह सभी क्या है? नागरिक अधिकार है। राजनीतिक अधिकार क्या है? राइट टू रिप्रेजेंटेशन, राइट टू वोट, राइट टू गेट सिलेक्टेड इन वेरियस सर्विसेज। ओके, यह हो गया राजनीतिक अधिकार हमारे, और ये नागरिक अधिकार। और सामाजिक और आर्थिक अधिकारों के बारे में तो आप परिचित है ही। हमारे संविधान में 4थे भाग में जो भी अधिकार दिए हुए हैं वो क्या है? वह सभी सामाजिक एवं आर्थिक अधिकार है डीपीएसपी में। ओके, तो ये बात भी आप समझ लीजिए, क्योंकि ये रिलेवेंट भी है। हमारे संविधान के 3रे भाग में जो अधिकार दिए हैं वो नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार है, और जो 4थे भाग में दिए हुए हैं वह सामाजिक एवं आर्थिक अधिकार है। यह पहली पीढ़ी का अधिकार है और ये दूसरी पीढ़ी का अधिकार है। एक और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अधिकार एवं कर्तव्य के बीच क्या संबंध है? ये एक दूसरे से संबंधित है या एक दूसरे से परे हैं? क्या केवल व्यक्ति को अधिकार ही होनी चाहिए, या फिर व्यक्ति को अधिकार तथा कर्तव्य दोनों साथ में होनी चाहिए? तो राजनीति शास्त्र में इस संदर्भ में बहुत अलग अलग विचार व्यक्त किए गए हैं। कोई कहता है कि अधिकार अलग चीज़ है और कर्तव्य अलग चीज़ है। कोई कहता है कि ये दोनों भी एक दूसरे से संबंधित है। तो कोई कहता है कि केवल अधिकार महत्वपूर्ण है और कोई कहता है सिर्फ कर्तव्य महत्वपूर्ण है। लेकिन हम जब वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं, तब हम अधिकार तथा कर्तव्य इन दोनों को आपस में संबंधित मानते हैं, और यह दोनों भी महत्वपूर्ण है व्यक्ति के विकास के लिए, यह भी हम मानते हैं। अगर हम केवल अधिकारों की बात करेंगे, व्यक्ति को केवल अधिकार देंगे और उसके लिए कोई कर्तव्य निर्धारित नहीं करेंगे, तब इसका मतलब क्या होगा? तब इसका मतलब होगा कि हम एनार्की की तरफ जा रहे हैं। और अगर हम केवल व्यक्ति के कर्तव्य की बात करेंगे, तब हम अधिकार ट्रांसफर कर रहे होते हैं राज्य की तरफ, और राज्य सर्वाधिकारवादी बन जाएगा। टोटलिटेरियन गवर्नमेंट की तरफ हम बढ़ेंगे जब हम कर्तव्य की बात करेंगे। तो इसीलिए इस लिहाज से अधिकार भी महत्वपूर्ण है और कर्तव्य भी महत्वपूर्ण है, और दोनों एक साथ महत्वपूर्ण है। ओके, एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे से पूर्णतः संबंधित है जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं। तो यह हो गया अधिकार तथा कर्तव्य के संदर्भ में। अब हम पढ़ते हैं स्वतंत्रता के संदर्भ में। विवेकशील कर्ता होने के कारण मनुष्य को जो कुछ सर्वोत्तम प्रतीत हो तथा वही कुछ करने में वह समर्थ हो, और उसके कार्यकलाप बाहर तथा अंदर के किसी प्रतिबंध से बंधे न हो, यह स्थिति स्वतंत्रता कहलाती है। एक विवेकशील कर्ता, देखिए स्वतंत्रता हमने अधिकार के बारे में भी पढ़ा था कि एक विवेकशील कर्ता होने के नाते उसे अधिकार मिलते हैं, और स्वतंत्रता का अधिकार भी उसे इसी नाते मिलता है। और स्वतंत्रता का अधिकार क्या कहता है कि उसे जो कुछ अपने लिए सर्वोत्तम लगे, व्यक्ति को जो कुछ अपने लिए सर्वोत्तम लगे, वह सब कुछ करने के लिए वह
पूर्णतः सक्षम होता है और उसके लिए उसे अंदरूनी तथा बाहरी प्रतिबंध उस पर नहीं लगे होते हैं। अंदरूनी प्रतिबंध क्या होते हैं और बाहरी प्रतिबंध क्या होते हैं, यह हम देखते हैं। तो इन्हीं बातों को हम कहते हैं स्वतंत्रता के मूल तत्व। इसे क्या कहते हैं? स्वतंत्रता के मूल तत्व कहते हैं। विवेकशीलता यानी कि बाहरी बंधनों से उसे वह मुक्त होना चाहिए और राज्य की जिम्मेदारी है कि वह व्यक्ति की स्वतंत्रता के आड़े आने वाले किसी भी तत्व को वह रोक कर रखे, व्यक्ति तक न पहुंचने दे। और विवेकशीलता यह भी कहती है कि व्यक्ति अपनी सूझबूझ के साथ निर्णय लेने में सक्षम होता है। व्यक्ति क्या होता है? अपनी सूझबूझ के साथ निर्णय लेने में सक्षम होता है। लेकिन कुछ अंदरूनी दबाव ऐसे होते हैं कि जिसमें व्यक्ति की विवेकशीलता कुंठित हो सकती है। जैसे अगर आपको भूख लगे, प्यास लगे, भय हो आपके मन में, या फिर आप बहुत ज़्यादा सुखी या बहुत ज़्यादा दुखी हैं, आप मजबूर है किसी कारण, तब आपका विवेक कुंठित हो सकता है। आसान भाषा में इसे संवेदनशीलता कहते हैं, क्योंकि आप इन परिस्थितियों में अपना विवेकशीलता खो बैठते हैं और आप संवेदनाओं के अधीन हो जाते हैं। तो यह हो गई आपकी स्वतंत्रता पर संभावित आंतरिक बंधन। ऐसे आंतरिक बंधन भी न हो, व्यक्ति भय, व्यक्ति प्यास, सुख, दुख, भूख से अपने को प्रेरित होकर कोई निर्णय ना ले। ऐसा करने पर व्यक्ति का विवेक कुंठित हो सकता है, उसे गुलामी में आनंद मिल सकता है, और वह स्वतंत्रता से दूर जा सकता है। इसीलिए उनकी संवेदनाओं के संदर्भ में भी राज्य ने सतर्क रहना चाहिए और संवेदनाओं पर ध्यान रखना चाहिए व्यक्ति की, कि वह उनके अधीन न उनके अधीन बनने पर मजबूर ना हो। ओके, तो और तीसरा क्या है? सामाजिक कल्याण। अधिकार ऐसे हो जिससे केवल व्यक्ति का ही नहीं अपितु पूर्ण समाज का कल्याण साध्य हो सके। हमारा साध्य अधिकार देते समय यही है कि हम केवल व्यक्ति का ही नहीं तो पूर्ण समाज का कल्याण सुनिश्चित करें। सभी को समान रूप में जब हम स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, तब हम सामाजिक कल्याण की ओर बढ़ रहे होते हैं। स्वतंत्रता के विविध आयाम भी है। देखिए, इनमें से क्या है? ये जो सैद्धांतिक आयाम है, ये पॉलिटिकल साइंस के बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारे लिए इसके 2 आयाम जीएस के लिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं, क्योंकि यूपीएससी इन पर सवाल पूछ सकता है। तो देखिए, स्वरूप के आधार पर नकारात्मक स्वतंत्रता एवं सकारात्मक स्वतंत्रता, ऐसे स्वतंत्रता की 2 प्रकार पड़ते हैं। नकारात्मक रूप में स्वतंत्रता का अर्थ है सभी प्रकार के बंधनों का अभाव नहीं। पहले क्लियर कर लेते हैं हम कि नकारात्मक नाम है, लेकिन इसमें बंधनों का अभाव होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन अनुचित बंधनों के स्थान पर उचित बंधनों की व्यवस्था की जाती है। अनुचित बंधनों के स्थान पर उचित बंधनों की व्यवस्था, प्रतिबंधों की व्यवस्था की जाती है। और चूंकि यहाँ अधिकारों पर प्रतिबंधों की व्यवस्था करती है, इसलिए इस अवधारणा को नकारात्मक अधिकार कहते हैं। उदाहरणार्थ, हमारे संविधान में जो भी मूल अधिकार दिए हुए हैं, उनका पाठ अगर हम पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि अधिकारों के संदर्भ में आखिर में राज्य नहीं करेगा, इस तरह की शब्दावली हमें दिखने को मिलती है। तो इसे कहते हैं नकारात्मक अधिकार। यह राज्य पर प्रतिबंध डालते हैं कि राज्य ने व्यक्ति के संदर्भ में क्या नहीं करना चाहिए, और व्यक्ति के अधिकार पर प्रतिबंध डालते हैं, उचित प्रतिबंध डालते हैं कि कानून के रूप में आप इतना कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो सकारात्मक अधिकार ऐसे वातावरण और परिस्थितियों की विद्यमानता जिसमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सके। यह राज्य को कहते हैं कि आप ऐसे वातावरण एवं ऐसी परिस्थितियों का निर्माण कीजिए जिसमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सके। ओके, एक कहता है राज्य को कि आप यह मत कीजिए, लेकिन नकारात्मक अधिकार कहते हैं कि राज्य को कहते हैं कि आप यह मत कीजिए, लेकिन सकारात्मक अधिकार राज्य को एनेबल करते हैं कि आप इस तरह की परिस्थितियों का निर्माण कीजिए, इस तरह से कि वातावरण का निर्माण कीजिए जिसमें व्यक्ति खुद के व्यक्तित्व का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सके।
ओके। और जब हम सकारात्मक एवं नकारात्मक स्वतंत्रताओं को एक जगह पर लाते हैं तब उसे हम पूर्ण या वास्तविक स्वतंत्रता कह सकते हैं। तो ये भी बात हमारे संविधान से जुड़ी हुई है। हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं और यूपीएससी क्यों पूछता है यह सवाल, क्योंकि हमारे संविधान से यह बात जुड़ी हुई है। हमारे संविधान से यह बात बहुत ही नज़दीकी से जुड़ी हुई है। मूल अधिकारों का पाठ, मूल अधिकार, यह हमारे नकारात्मक अधिकार है, यह हमारे नकारात्मक अधिकार है। और डीपीएसपी यह हमारे सकारात्मक अधिकार है। यह क्या है? हमारे सकारात्मक अधिकार है। इसे ही डीपीएसपी को हम सामाजिक एवं आर्थिक अधिकार कहते हैं। सामाजिक एवं आर्थिक अधिकार भी कहते हैं। और मूल अधिकारों को हम नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार कहते हैं। नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार। के बाद हम देखते हैं कि स्वतंत्रता और कानून, लिबर्टी एंड लॉ, इनके बीच कैसा संबंध है, इनके बीच संबंध कैसा है। इसके बारे में भी बहुत अनेक विचार परंपराओं में अनेक तरह के विचार देखे जाते हैं। देखिए, आज के दौर में न्यू लिबरलिज्म एक महत्वपूर्ण विचार प्रणाली मानी जाती है। नव उदारवाद जिसे कहते हैं, नव उदारवाद। उनका कहना है कि कानून हमारी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाते हैं और इसीलिए कानून गैर जरूरी है। जितने कम कानून हो सके राज्य ने बनानी चाहिए। नव उदारवाद क्या कहता है कि इनके बीच नकारात्मक संबंध है। जितने कानून ज्यादा उतनी हमारी स्वतंत्रता कम हो जाएगी, ऐसा कहना है। ओके। और दूसरे तरह के विचारकारी राज्य के पुरस्कर्ता क्या कहते हैं? इनके बीच सकारात्मक संबंध है। इसका अर्थ क्या है? यह कहते हैं कि कानून है इसीलिए हमारी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध है, और यह कहते हैं कि कानून है इसीलिए हमारी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं अपितु हमारी स्वतंत्रता और सार्थक बनती है। ओके। जॉन लॉक नाम का एक विचारक है, जॉन लॉक। उसका कहना है कि अगर हमारे समाज में कोई कानून नहीं है, अगर हमारे समाज में कोई कानून नहीं है तब हमें कोई स्वतंत्रता भी नहीं मिल सकती। इसका मतलब नो लॉ नो लिबर्टी। तो यह महत्वपूर्ण विवाद है और इसमें हम लॉक को मानते हैं। कल्याणकारी राज्य में हम किसे मानते हैं? किसके विचार को मानते हैं? लॉक के विचार को मानते हैं। लेकिन हाँ, इतना भी यह बहुत ज़रूरी है, अगर कानून आर्बिट्ररी हो तो भी बहुत मुश्किल का काम है। अगर स्वतंत्रता को अबाधित रखना है कि केवल कानून ही होने ज़रूरी है, नहीं, कानून भी स्वतंत्रता का पुरस्कार करने वाले होने चाहिए, स्वतंत्रता को अबाधित करने वाले होने चाहिए। कानून युक्ति संगत होनी चाहिए, विवेकशील होने चाहिए। उसके बाद स्वतंत्रता एवं सत्ता के बीच क्या संबंध है? जो स्वतंत्रता और कानून के बीच संबंध है वही स्वतंत्रता और सत्ता के बीच भी संबंध है, क्योंकि सत्ता ही कानून बनाती है। दोनों का संबंध परस्पर द्वंद्वात्मक होता है। ओके। अगर सत्ता को कानून बनाने का अधिकार बहुत ज़्यादा दे दिया जाए तो वह व्यक्ति की स्वतंत्रताओं पर निर्बंध लगा देंगी और खुद के पास लगभग सभी अधिकार ले लेंगी। ओके। जितने सत्ता के पास अधिकार ज़्यादा होंगे उतने ही व्यक्ति के अधिकार कम हो जाएंगे, स्वतंत्रताएं कम हो जाएंगी। सत्ता को कानून बनाने के अधिकार देने चाहिए और वह अधिकार मर्यादित होने चाहिए। व्यक्ति के अधिकार भी संविधान में लिखित तौर पर होने चाहिए ताकि अधिकार एवं स्वतंत्रताओं पर कोई राज्य अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा निर्बंध ना लगा दे। और जब इन दोनों में सिंथेसिस निर्माण हो जाता है, संवाद निर्माण हो जाता है, तब और उसे हम संविधानवाद कहते हैं। ओके। संविधानवाद क्या है? संविधानवाद स्वतंत्रता एवं सत्ता, अधिकार एवं सत्ता, इनके बीच का संवाद है, सिंथेसिस है संविधानवाद। ओके। देखते हैं कि इस अवधारणा पर आज तक यूपीएससी ने कौन से सवाल पूछे हैं। 2017 से लगभग हर साल यूपीएससी ने सवाल पूछे हैं। 2018 में सवाल देखते हैं हम, 2019 में भी सवाल देखते हैं और 2019 का भी, 19 के बाद 2017 का यह पहला सवाल और 2017 का ही ये के दूसरा सवाल। इसका मतलब है कि 2017 से यूपीएससी लगातार अधिकार एवं
स्वतंत्रता पर सवाल पूछ रहा है और वह सवाल कैसे है, उनकी प्रकृति क्या है। अगर आप यह वीडियो पॉज करेंगे और ये देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो ये पॉज करें और उसके बाद एक एक सवाल आप लिख ले और उसे सॉल्व करने की कोशिश करें, और उसके बाद इसी वीडियो में आपको अगली स्लाइड पे हर एक सवाल का जवाब मिल जाए, दिया हुआ है ब्लू कलर में, वो भी आप देख लें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके लिए तो कोई पैसे नहीं लगते, है ना। और यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें।